नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय मध्यकाल के इतिहास में जो घालमेल है वो व्यथित कर देता है। कभी कभी यह लगता है कि भारत का इतिहास उसके शत्रुओं द्वारा ही तो नहीं लिखा गया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि बात आजादी से पहले की हो रही है अथवा बाद की। मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों में गौर वंश अथवा मोहम्मद गौरी के विषय में जो विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, ऐसा लगता है जैसे वो आक्रांता न होकर भाग्य विधाता हो। क्या गौरी केवल और केवल जीतता ही रहा? यदि नहीं तो वे वृतांत कहां हैं जब जब मोहम्मद गौरी की भारत भूमि में मरम्मत हुई है? कितने लोग जानते हैं कि नायकी देवी नाम की एक वीरांगना ऐसी भी थी जिसने मोहम्मद गौरी के दर्प का ऐसे ही दमन किया था जैसे किसी विषैले सर्प का फन कुचला जाता है। आज जब मैं यह विषय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, तब आश्चर्य व्यक्त करने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा कि भारतीय इतिहासकारों की ऐसी क्या बाध्यता थी कि मोहम्मद गौरी की विजय गाथाएं तो दस्तावेजीकृत की गई, लेकिन नायकी देवी को ऐसे उपेक्षित कर दिया गया मानो वह इतिहास सम्मत पात्र ही ना हो। मोहम्मद गौरी के कारण भारतीय इतिहास पर अनेक काले धब्बे पड़े हैं। इस आक्रांता का वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन अथवा मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गौरी पर हम विस्तार से अगले कार्यक्रमों में बात करेंगे। अभी इतना ही कि 12वीं सदी के पूर्वार्ध में अफगान सेनापति के रूप में कार्य करते हुए उसने गौर साम्राज्य के सुल्तान होने तक की यात्रा तय की थी। एक सेनापति के रूप में तथा शासक के रूप में उसने भारतीय भूभाग पर अनेक आक्रमण किए, लेकिन ऐसा कदापि नहीं था कि सभी युद्ध उसने जीते। उसे शर्मनाक पराजयों का भी सामना करना पड़ा था। गौरी की एक ऐसी ही पराजय की हम बात करते हैं जो उसे वीरांगना नायकी देवी के हाथों प्राप्त हुई थी। यह प्रश्न वृथा है कि मैं अपने दर्शकों में से अधिकांश से यह अपेक्षा रखूं कि नायकी देवी से वे परिचित होंगे। अतः घटनाक्रम पर जाने से पूर्व इस महानायिका के जीवन संघर्षों पर बात करते हैं। इसके लिए हमें गुजरात के इतिहास में गहरे उतरना होगा। शिव चित्ता परमांडी कदंब अथवा गोवा परिक्षेत्र के महामंडलेश्वर थे, जिनकी पुत्री के रूप में नायकी देवी का जन्म हुआ था। वे बाल्यकाल से ही मेधावी थी। पिता ने उनके भीतर की वीरांगना को पहचान लिया था और इसीलिए घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा उन्हें प्रदान की गई थी। उनका विवाह तत्कालीन गुजरात अथवा अनहिलवाड़ के चालुक्य वंशी महाराजा महिपाल के पुत्र अजय पाल सिंह सोलंकी के साथ हुआ था। पिता के देहावसान के पश्चात अजय पाल को सिंहासन प्राप्त हुआ, जिन्होंने वर्ष 1171 से 1175 ईस्वी तक शासन किया। दुर्भाग्य से महाराजा अजय पाल की हत्या उनके ही एक सेवक द्वारा कर दी गई थी। इस आकस्मिक दुर्घटना ने महारानी नायकी देवी के जीवन में हलचल मचा दी, क्योंकि इस समय उनके दोनों बेटे मूलराज तथा भीमदेव अल्पवयस्क थे। राज्य की आवश्यकताओं को समझते हुए महारानी नायकी देवी ने अपने बड़े बेटे मूलराज की प्रतिनिधि बनकर राज्य का प्रशासन भार अपने कंधे पर ले लिया था। महारानी नायकी देवी ने अभी प्रशासन को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान की ही थी कि एकाएक उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि एक क्रूर, वहशी और लुटेरा जिसका नाम मोहम्मद गौरी है, अनहिलवाड़ की ओर बढ़ता चला आ रहा है। स्वाभाविक था कि युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस घटनाक्रम पर विस्तार से बात हो उससे पहले हम कुछ उन संदर्भों पर बात करते हैं जिसके आधार पर इतिहास का यह पन्ना स्पष्ट होता है। हमें 14वीं सदी के महान विद्वान मेरुतुंग की कृति प्रबंध चिंतामणि में किया गया मूलराज द्वितीय की माता नायकी देवी का उल्लेख प्राप्त होता है। यह कृति बताती है कि महारानी नायकी देवी ने वर्तमान माउंट आबू के निकट गदरघट्टा में मोहम्मद गौरी को हराया था। क्या इस विवरण को
अन्य संदर्भ भी पुष्ट करते हैं। फारसी लेखक मिनहाजुल सिराज ने भी अपनी कृति में इस युद्ध का उल्लेख किया है। ख्यात गुजराती कवि सोमेश्वर ने लिखा है कि शिशु राजा की सेना ने मलेच्छ सेना को कुचल दिया था। यह विदित है कि इस शिशु राजा की संरक्षिका उनकी माता नायकी देवी ही थी। इसी तरह कवि उदय प्रभा सूरी ने अपनी रचना सुकृता कीर्ति कल्लोलिनी में उल्लेख किया है कि नायकी देवी की सेना ने उस मलेच्छ सेना को पराजित किया जिसके सैनिक स्वयं को बचाने के लिए सिर से पैर तक ढके हुए रहते थे। कालांतर में राजा मूलराज के भाई भीम द्वितीय जब शासक बने तब उन्होंने भी अपने शिलालेख में इस घटना को सगर्व उद्धृत किया है। कथनाशय यह है कि नायकी देवी कोई मिथक नहीं, कोई काल्पनिक पात्र नहीं, तो फिर ऐसा क्यों है कि उनकी महान विजय और असाधारण गौरव गाथा को विदेशी ही नहीं देशज प्रगतिशील इतिहासकारों ने ही आग लगाकर नर्मदा में बहा दिया। स्त्री विमर्श की बहुत सी दुकानें इतिहास के दरवाजे खटखटाती रहती हैं और भारत की महिलाओं को केवल चार दीवारी में कैद और समाज को पुरुष प्रधान महिला विरोधी सिद्ध करने में एड़ी चोटी का जोर लगाए रहती है। उनके नैरेटिव की सफलता ही इस बात पर निर्भर करती है कि नायकी देवी जैसी महान पथ प्रदर्शक महिलाएं गुमनाम बनी रहें। इसीलिए टटोलिए कि इतिहास की वास्तविक धारा क्या है और हमें क्या दायरा दिया गया है। विषय में आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1178 का घटनाक्रम। मोहम्मद गौरी की सेनाएं अनहिलवाड़ से केवल 40 किलोमीटर दूर थी। आबू पर्वत के पास गदरघट्टा घाट पर मोहम्मद गौरी ने अपना सैन्य शिविर स्थापित किया। उसे सूचना थी कि शासक एक अल्पवयस्क बालक है और राज्य का संचालन एक स्त्री के हाथों में है। एक क्रूर आक्रांता के लिए इससे बेहतर परिस्थिति भला और क्या हो सकती थी। ऐसे में क्यों लड़ना और किस लिए अपने सैनिकों की हानि की जाए। गोरी को लगा कि उसकी धमकी या कि गीदड़ भभकी ही पर्याप्त होगी एक स्त्री शासिका को उसके कदमों में झुका देने के लिए। क्या सचमुच ऐसा हो सकता था? मोहम्मद गौरी ने अनहिलवाड़ की प्रतिनिधि शासिका नायकी देवी को संदेश भिजवाया कि राज्य की प्रजा का संहार करवाने से क्या लाभ। इसलिए वे अपने अल्पवयस्क शासक पुत्र और नगर की सभी स्त्रियों सहित समर्पण कर दें। उस दौर के मुसलमान आक्रांता जो वस्तुतः दरिंदे ही थे, उनकी यही राजनैतिक भाषा हुआ करती थी। परंतु भारतीय वीरांगनाओं ने सर्वदा वीर गति का वर्ण किया है। सियारों के रुदन से भयभीत होने वाली वे नहीं हैं। आक्रांता आश्वस्त था कि एक स्त्री क्या ही रणनीति और कूटनीति जानती होगी, जबकि रानी ने आक्रांता को शर्तों में इस तरह उलझाए रखा और प्रतीति दी कि वे पराजय स्वीकार करती है। गोपनीय रूप से स्त्रियों कन्याओं को नगर की परिधि के बाहर भेज दिया गया। नाडौल के चौहान वंशीय राजा कल्हण देव ने इन स्त्रियों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की। जिस स्थान पर मोहम्मद गौरी का शिविर लगाया गया था वह पर्वतीय तलहटी में और घाटियां होने के फलस्वरूप छिपकर अथवा घात लगाकर हमला करने के लिए सर्वथा योग्य था। राज्य के 25,000 सैनिक अनेक टुकड़ियों में बंटकर गौरी की सेना की चौतरफा घेराबंदी करने में लग गए थे। इस मध्य रानी के लगभग 200 विश्वास पात्र सैनिकों ने अलग अलग परिचय के साथ और विविध वेशभूषा में गौरी की सेना में भी सेंध लगाकर प्रवेश पाने में सफलता पा ली थी। अब निर्णायक आक्रमण की बारी थी। गौरी को किसी भी तरह अपनी ओर बढ़ते खतरे का एहसास नहीं हुआ, चूंकि वह मान ही नहीं सकता था कि अपने कंधे पर शिशु को लटकाए घोड़े पर केवल 200-250 सैनिकों को साथ लिए सामने से चली आ रही स्त्री उस पर आक्रमण करने का दृढ़ निश्चय रखती है।
आक्रांता को स्थितियां अपने अनुकूल तब तक लगती रहीं जब तक कि एकाएक उसके सैनिकों के भीतर से ही चीख चिल्लाहट और भगदड़ के स्वर नहीं उभरने लगे। उसकी ही सेना के भीतर घुसपैठ कर चुके अनिलवाड़ के सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया था। गोरी के सैनिक संभल पाते इससे पहले ही चारों ओर से उन पर आक्रमण किया गया। असहज गौरी की सेना कितनी भी विशाल क्यों ना हो, कितनी भी दक्ष रही हो, लेकिन ऐसी अकाट्य योजना से उसके पराजय की पटकथा निश्चय ही लिख दी गई थी। आनन फानन में गौरी ने इधर उधर भागती अपनी सेना को बटोरा और इस इरादे से आगे बढ़ा कि अगर वह रानी नायकी देवी को पकड़ लेता है अथवा हत्या कर देता है तब स्वतः ही उसकी विजय हो जाएगी। गोरी नहीं जानता था कि उसका सामना रणचंडी से हुआ है। रानी नायकी देवी न केवल युद्ध नीति में ही पारंगत थी अपितु वे स्वयं भी सक्षम योद्धा थी। उनकी तलवार के प्रहार से गौरी के सैनिक त्राहिमाम कर उठे थे। एक समय वह भी आया जबकि आक्रांता गोरी और वीरांगना नायकी देवी के बीच सीधे आमना सामना हुआ। अनेक यत्र तत्र बिखरे हुए विवरण यह स्पष्ट करते हैं कि इस संघर्ष में न केवल नायकी देवी के नेतृत्व में युद्ध कर रही अनहिलवाड़ की सेना विजयी रही, बल्कि मोहम्मद गौरी घायल होकर युद्ध भूमि से पलायन करने के लिए बाध्य हो गया था। अनेक विवरण यह बताते हैं कि घायल गौरी दरअसल इस युद्ध में अपना पुंसत्व खो चुका था। यह भी कुछ स्थानों पर उल्लेखित है कि युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुका मोहम्मद गौरी इतना अधिक डर गया था कि पराजय के पश्चात वह सीधे मुल्तान पहुंचने तक मार्ग में कहीं नहीं रुका। कहते हैं कि यह डर इतना गहरा था कि अगले 13 वर्षों तक उसने भारत भूमि की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। इतिहास के ये पन्ने बहुत सारे साधनों से पुष्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि भारतीय इतिहास लेखकों ने यह तय कर रखा था कि मोहम्मद गोरी जैसे आक्रांताओं को महानता की चादर ओढ़ा देनी है। जितने भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उनमें से अनेक का मैंने व्याख्यान के आरंभ में ही उल्लेख कर दिया है। वे स्पष्ट करते हैं कि रानी नायकी देवी ने असाधारण वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। मेरे जैसे लेखक जब यह मांग करते हैं कि इतिहास का पुनः लेखन किया जाना चाहिए तो अनेक प्रतिरोध होते हैं, लेकिन यह सोच कर तो देखिए कि रानी नायकी देवी ऐसा उदाहरण है जो गोरियों, खिलजियों, बाबरों की महानता के किले ढहा सकती। हमें अपने वास्तविक इतिहास को स्वयं कुरेद कुरेद कर निकालना होगा और इसके लिए किसी रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा के भरोसे न बैठे रहिए, कुछ हासिल नहीं होगा। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।